स्टूडेंट, अगर आप 2024-25 यानी कि यूपी बोर्ड 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि 2025 में आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम देना है ना, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत रसायन, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में मतलब इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 70 में 70 नंबर लाएंगे। केमिस्ट्री में पूरी की पूरी तैयारी करेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरहू की क्लास। स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत रसायन, जो कि इस बार एकदम तगड़ा पढ़ेंगे। मतलब इस बार 95% प्लस लाना है तो लाना है, चाहे जो हो जाए। केमिस्ट्री की हम 70 में 70 नंबर की तैयारी करेंगे, हर हाल में करेंगे। और इस बार 70 में 70 केमिस्ट्री में आएगा, बायोलॉजी में आएगा। मतलब तैयारी बहुत जम के होगी, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तीसरा पार्ट है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन तीसरा पार्ट है और इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हम लेक्चर 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, तो इसको हम लेक्चर 1 में मान लेते हैं। यानी कि ये वीडियो लेक्चर 1 वाले होने वाला है। और लेक्चर 1 में आज हम देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही खतरनाक तरीके से और अच्छे से एक एक टॉपिक मैं आपको समझाता चलूँगा, और आप रफ कॉपी में आप लिखते चलिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज का क्लास वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया आज का क्लास। ये लेक्चर 1 है और इसके बाद में हम लेक्चर 2 दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत रसायन क्या है। हम वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं ना, तो वैद्युत सबसे पहले समझेंगे कि वैद्युत रसायन है क्या। व्हाट इज वैद्युत रसायन, ठीक है। तो वैद्युत रसायन यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा हुआ है। जैसे लिखा वैसे आप भी अपने फियर कॉपी में छाप लीजिए, क्योंकि यही परिभाषा सेम बनने वाला है। तो परिभाषा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक निकायों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तन एवं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। छोटा सा परिभाषा है, इसमें कहने का मतलब भूमिका क्या है, हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ये बता रहा है वैद्युत रसायन कि आखिर हमारे अंदर क्या गुण है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक था, वैद्युत रसायन होता क्या है। तो मैंने बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक निकायों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन यानी कि उत्पाद में बदलना ही क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री कहलाता है। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। ये चैप्टर थोड़ा सा बेसिक से मैं लेकर चलूँगा, एक एक पॉइंट को बताते हुए चलूँगा। थोड़ा सा बेसिक पहले बता देता हूँ, उसके बाद में आगे हम टप की ओर पढ़ते चलूँगा। मतलब टॉपिक थोड़ा कठिन आता जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक समझो, बेसिक से आपका केमिस्ट्री मजबूत होगा। अब हम दूसरा नंबर देखने वाले हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये सब बेसिक पॉइंट है, इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा पहले देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा, उसके बाद में समझेंगे इसके रिएक्शन। यहाँ पर हमने 3 रिएक्शन लिया है, सब कुछ समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, एक एक बिंदु को समझाऊंगा। और अब की बार तैयारी 70 में 70 नंबर की होगी भैया, पहले बता दे रहा हूँ। ये लेक्चर 1 है, इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब होता क्या है, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व
परमाणु तथा आयन के द्वारा, किसी तत्व परमाणु तथा आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया भैया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं कि आखिर में ऑक्सीकरण होता कैसे है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है Zn। Zn मतलब जिंक। जिंक ले लिया। जिंक को जब हम आयनित करेंगे, जिंक को जब हम आयनित करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? जिंक पर कितना चार्ज होता है? जिंक पर 2+ चार्ज होता है। ठीक है। जिंक को जब हम आयनित करते हैं मतलब जिंक क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्यागा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग चुका है। जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। ठीक है। Zn पे 2+ होता है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा, 100% आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। समझ में आ गया? कैसे नहीं, सबको समझा देंगे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर है Pb। अब जब इसको आयनित करेंगे तब क्या बनेगा? इस पर भी 2+ होता है, Pb पर भी 2+ होता है। मतलब ये भी क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है। ये भी क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखो। क्या है? ये देखो तीसरा एग्जाम्पल। समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा। ये सब एग्जाम्पल मैं इस टॉपिक से रिलेटेड दे रहा हूँ। ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल है 2Cl मतलब क्लोरीन। अब इस पर माइनस होता है। ठीक है। अब इसको जब हम आयनित करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? इसको जब हम आयनित करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा Cl2 यानी क्लोरीन गैस बना। यानी कि ये भी क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमने आपका 3 एग्जाम्पल दिया, समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया जिंक पर 2+ होता है, बिल्कुल होता है। तो ये 2 हमने यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया है क्योंकि इस पर 2+ होता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। Pb पर भी 2+ होता है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, उसको वहाँ पर लिख दिया। ठीक, समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या देखेंगे भैया? अपचयन अभिक्रिया होता क्या है? तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा सेम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उल्टा होता है। ठीक है। जैसे ऑक्सीकरण वैसे अपचयन, लेकिन ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें क्या देखते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व परमाणु तथा आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता था, उसमें मतलब त्याग रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो इस मतलब ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऋण आयन बनाते हैं, इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु तथा आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका भी हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लेते हैं फटाक से। तो इसमें क्या कर रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है Cu पर कितना प्लस होता है भैया? 2+ होता है। तो Cu पर 2+ होता है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया है। तो जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? Cu बनेगा। Cu बनेगा। क्या बनेगा? Cu बनेगा। Cu। ठीक है। Cu बनेगा। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? Cu बनेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं Ag।
इस पर कितना चार्ज होता है? एक। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो क्या बनेगा? Ag। सिर्फ क्या बनेगा? Ag बनेगा, इसमें ग्रहण किया है। ठीक है। और यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है Cl2। Cl2 प्लस। अब Cl2 पे कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देंगे और रिएक्शन करके यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? 2Cl माइनस हो जाएगा, 2Cl माइनस। बताइए समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ बताओ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, जबकि अपचयन का मतलब होता है, अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अब हमने दोनों का एग्जाम्पल दे दिया, और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, सब कुछ बता दिया। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। अब आ गया भैया रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया आ गया? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बताते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होते हैं। वाह है वाह, कितना गजब कहानी बताए। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब समझो। रेडॉक्स अभिक्रिया कोनो अभिक्रिया है, तो हमें होता क्या है कि दो रिएक्शन होता है। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया तो कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों सतवय हो जाए, दोनों सतवय संपन्न हो जाए, तो उसको हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, तब समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला है Zn। तो Zn पे हम जानते हैं कितना प्लस होता है? 2 प्लस होता है। तो Zn पे कितना प्लस? 2 प्लस। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? त्यागा है। 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। जबकि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है Cu। और Cu पर कितना प्लस होता है? 2 प्लस होता है। ठीक। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब बनेगा क्या? Cu बनेगा। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर मेन काम क्या होने वाला है। यहाँ पर हम समझने वाले थे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन समान हैं। अगर समान है तो इलेक्ट्रॉन को काट देंगे। ठीक है। नहीं समान होता तो उतने से गुणा कर देते। तो यहाँ पर इसको ऐसे पार दो भैया, चीना ऐसे रेखा खींच दो। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है और 2 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो काट दिया इसको, बिल्कुल काट दिया। अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, Zn Cu, Zn प्लस Cu, Zn प्लस Cu गिप्स करके लिखेंगे, गिप्स करके लिखेंगे। गिप्स करके यहाँ पर क्या हो जाएगा? Zn प्लस Cu, और यहाँ पर क्या होगा? गिप्स करके Zn प्लस Cu, Zn प्लस Cu, Zn प्लस 2 प्लस Cu। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यहाँ पर Cu पर भी क्या होगा? 2 प्लस रहेगा। ठीक। तो देखो Zn 2 प्लस, Cu 2 प्लस और Cu। तो यहाँ पर रुको, यहाँ पर देखो Zn 2 प्लस, Zn 2 प्लस। ठीक है। Cu 2 प्लस, Cu 2 प्लस और Cu। बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर देखो जो Zn वाला था, Zn पर 2 प्लस होता है, तो जब
Zn2+ होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, यानी कि ये क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। Zn2+, मतलब इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो इसको हम कह देते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण कर दिया। अब यहाँ पर देखो Cu2+ है और यहाँ पर Cu है, इसका मतलब ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, Cu बना रहा है, कॉपर बना रहा है। तो इसका मतलब ये ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, अपचयन, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भैया बताओ, गर्मी बहुत तेज है यार। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन, यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले जिंक का और कॉपर का, इसके बाद में हमने यहाँ पर इसको जोड़ा, इलेक्ट्रॉन को काट दिया क्योंकि समान थे, और यहाँ पर हमने नेट सेल लिख दिया। ठीक है, नेट सेल। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, अपचयन कैसे हो रहा है, वो सब देख लिया। इसका मतलब ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेरा, ये नेक्स्ट टॉपिक, ये विद्युत अपघट्ट क्या होता है भैया बताइए। 5वां नंबर टॉपिक है विद्युत अपघट्ट। व्हाट इज विद्युत अपघट्ट, क्या है विद्युत अपघट्ट, किसे कहते हैं, ये एक टॉपिक है, इसके बेस पर हम कुछ समझने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो विद्युत अपघट्ट का मतलब समझो, वह पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में भी विद्युत का चालन करते हैं विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई जलीय विलयन है तो उसमें विद्युत का चालन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, या विद्युत अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा थोड़ा सा छोटा था। अब हम लोग समझते हैं विद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित अवधारणाएं। मतलब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, हमने वही टॉपिक लिया है यहाँ पर। तो विद्युत अपघटनी चालकता के संबंधित यहाँ पर हमने क्या लिया, अवधारणा से मतलब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषा। ये सब टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया, ये दिल में बैठा लीजिए। और मतलब जो भी बता रहा हूँ वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर से रिलेटेड हमने यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया है, और जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको लिया। ठीक है, ये सब अभी बेसिक है, टेलर अभी है, पिक्चर तो बाकी है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। अब देखो विद्युत चालकता, ये क्या है भैया, विद्युत चालकता है। ठीक है, तो विद्युत चालकता क्या होता है, यह चालक के प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। चालक के प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। मतलब समझो, तो मतलब यहाँ पर समझो क्या कर रहा है, या चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर C क्या है, विद्युत चालकता है। तो विद्युत चालकता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। विद्युत चालकता बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता बराबर क्या हो जाएगा, बताओ फटाक से, विद्युत चालकता बराबर क्या हो जाएगा। तो विद्युत चालक 1/1 प्रतिरोध, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से, ये प्रतिरोध भैया समझ जाना, 1 प्रतिरोध। अब विद्युत चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर C लिख दो, बराबर का चिन्ह लगाओ, 1 को 1 ही रहने देना है, यक माने यक ही रहने देना है, बटे का चिन्ह लगाओ। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ भैया फटाक से, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं भैया। ये सब कक्षा 10 में आपने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, विद्युत वाले चैप्टर में। तो C बराबर क्या हो गया, 1/R हो गया। अब मामला आगे बढ़ता है इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो C बराबर 1/R हो गया। इतने से बात खत्म नहीं हुआ है,
अभी हमको कुछ और लाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लाना है। ये पन्ना हटा, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमको और देखना है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या आया था, c बराबर आया था, c बराबर 1/रो आया था, सॉरी 1/r आया था, रो नहीं आया था, ठीक है, यही तो आया था। तो c बराबर 1/r हो गया। अब हम देखते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब भैया बेचोम ओम के नियम कहाँ कूद पड़ा भैया, ओम के नियम बहु कहाँ कूद पड़े। तो भैया ओम का नियम इसमें लगेगा, ठीक है, ओम का नियम लगेगा, ओम का नियम जो है वो इसमें लगेगा। उसी की मदद से c बराबर I/v फार्मूला आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा r बराबर v/i। क्या होता है r बराबर v/i, या फिर हम लिख सकते हैं इसको v बराबर आई आर, v बराबर आई आर लिखते हैं ओम के नियम को कि नहीं, बताइए। ओम को नियम को हम लिखते हैं, ओम के नियम को हम लिखते हैं v बराबर आई आर। तो r बराबर v/i लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर देखो c बराबर हमने देखा c बराबर 1/r, तो r के जगह पे v/i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। r के जगह पे या इसके जगह पे v/i लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो v/ क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो c बराबर v/i या i/v, यहाँ पर फार्मूला आ गया, ठीक है। ये फार्मूला पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। इनको सबको अच्छे से रट्टा मार लेना, इन्हीं सब पर लगता है क्वेश्चन, समझ में आया। इन्हीं सब पर क्या लगता है, क्वेश्चन लगता है, इन्हीं सब पर न्यूमेरिकल लगता है। और अब हम समझ लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक है ओम इनवर्स। मात्रक क्या है, यहाँ पर मात्रक लिख दें बाबू, मात्रक बहुत ज़रूरी है, बिना मात्रक के सवाल अधूरा। मात्रक नहीं रहेगा ना तो कहीं सवालिया गलत है, भले आपका सवाल सही है। तो मात्रक क्या है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या होगा महो, हो, क्या होगा, महो होगा। तो चाहे ओम इनवर्स का हो चाहे महो का हो, समझ में आ गया भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। और हाँ एक बात और, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विद्युत चालकता। सी क्या है, विद्युत चालकता है। वी क्या है, विभव है। आई क्या है, धारा है। समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई भैया। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, व्हाट इज विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है, इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। समझिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये परिभाषा है छोटा सा, इसकी मदद से अभी फार्मूला भी निकलेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, देख लेते हैं फटाक से। विशिष्ट प्रतिरोध, जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा विद्युत अपघट्ट की स्तंभ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ नहीं समझ में आया, निकल गया ऊपर से, हवा हो गया। क्योंकि परिभाषा से हम क्या समझेंगे, परिभाषा से केवल इतना समझेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध वास्तव में होता क्या है, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आखिर कंडीशन क्या है, कैसे कैसे वो होता है। तो समझाने के लिए हम हैं ना भैया, ठीक है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, उसकी मदद से फार्मूला निकालते हैं पहले, फिर से हमको समझाते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, एक बनाते हैं डब्बा, ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अब इसमें भर दिया विलेन, विलेन भर दिया, ठीक है। अब विलेन में दो हमने यहाँ पर लगा दिया इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड लगा दिया भैया, फटाक से लगा दिया।
ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस। प्लस का मतलब क्या होता है बताइए, प्लस का मतलब क्या होता है? कैथोड, ठीक है। प्लस का मतलब कैथोड और माइनस का मतलब होता है एनोड। ये प्लस है और ये माइनस है। और इसकी जो बीच की दूरी है बाबू, इसकी जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी है वो क्या है? यल है। क्या है? यल है। अब समझो, कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट के स्तंभ की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल होगा यल के। ठीक बाटे, आर प्रोपोर्शनल किसके होगा? यल के होगा। अब आर प्रोपोर्शनल यल, इसका मतलब होता है ये किसके अनुक्रमानुपाती है? यल के अनुक्रमानुपाती है। तो हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल 1 ये होगा इसके अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये था स्तंभ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ये था क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर हमने दो चीज़ निकाल लिया। अब देखो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं आर है तो आर लिख दो, प्रपोर्शन दोनों में है दोनों लगा दो, ठीक है। प्रपोर्शन दोनों में है तो दोनों में लगा दो। अब यहाँ पर लिख सकते हैं यल बाई ये, एक गया तेल लेने, एक को छोड़ो, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, देखिए आर है, देखो ध्यान से देखना, अपने कॉपी में लिखते चलना। आर है तो आर लिख दिया, प्रपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक आएगा। अब वो नियतांक बताते हैं क्या रहेगा? पता है क्या रहेगा नियतांक? आर जब प्रपोर्शनल हटता है तो हमेशा ज़िंदगी में जब भी प्रपोर्शनल हटे तो समझ लेना नियतांकवा आवी वाला है। समझ में आएगा? तो जब प्रपोर्शनल हटी तो नियतांक आई, और बिल्कुल आई है, हर फार्मूला में आई। तो नियतांक आवा आर बराबर रो, ठीक है। नियतांक आवा आर बराबर रो, और यल बाई ये है तो यल बाई ये है ना, तो फटाक से उसको ऐसे ही उतार दो। तो ये क्या बन गया? फार्मूला बन गया, आर बराबर रो यल बाई ये, ठीक है। फार्मूला बन गया ना। तो यही क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। यही क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध है। इसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मात्रक। तो मात्रक से क्या होगा? इसका मात्रक होगा ओम मीटर। मात्रक देखो इसका पहले, तो अब इसका हम समझते हैं मात्रक क्या होगा। यहाँ पर मात्रक देख लो भैया, मात्रक क्या होगा उसको देखो। मात्रक यहाँ पर इसका होने वाला है, मात्रक होगा ओम मीटर। मात्रक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया, यह है मात्रक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है उसको समझ लो। कंडीशन क्या है उसको समझो। यहाँ पर कह रहा है यदि मान लो भैया, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और यल बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या होगा बताइए भैया? आर बराबर क्या होगा बताइए? तो अगर 1 सेंटीमीटर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर होगा रो। ये बात हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लो। ये 1 सेंटीमीटर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर रो होगा। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेहतरीन पढ़ाई के साथ।
और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको अपने फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब दूसरे वाले लेक्चर में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।